हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज हम जानेंगे कि कोर्ट जो है किस फॉर्मूले से आपकी मेंटेनेंस फिक्स करता है, क्या क्या चीज़ें कोर्ट देखता है और क्या क्या चीज़ें कोर्ट नहीं देखता मेंटेनेंस फिक्स करने से पहले, और क्या आपकी मेंटेनेंस किस अमाउंट पे फिक्स होगी, क्या अमाउंट पे फिक्स होगी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। तो बने रहिए, मेरा पूरा वीडियो देखिए। वाइफ साइड अपना मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, 125 सीआरपीसी हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, तो हमेशा जो है आपको एक चीज़ का डाउट ये रहता है कि मेंटेनेंस बनेगी तो कितनी बनेगी, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है और कब बनेगी। तो ये सब डाउट्स जो हैं आपके मन में आते हैं, और कोर्ट जो है कैसे इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है, अभी मैं सारा चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब बनेगी मेंटेनेंस। देखिए, दो टाइप की मेंटेनेंस होती है, एक होती है इंटरिम मेंटेनेंस और एक होती है फाइनल मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस तब तक होती है जब तक पूरा केस आपका चल रहा है, और एक होती है फाइनल मेंटेनेंस। आपको इनिशियल स्टेजेस पे इंटरिम मेंटेनेंस पे गौर फरमाना है। आपको जो है इंटरिम मेंटेनेंस का केस अच्छी तरह लड़ना है, ताकि वो अगर कम से कम होगी तो फिर आपको जो है केस सेटल करने में भी ईजी रहेगा। और इंटरिम मेंटेनेंस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल मेंटेनेंस में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे कम से कम दोनों मेंटेनेंस हो, उस चीज़ का भी आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करता है। इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करने के लिए कोर्ट के पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है इनकम एफिडेविट, जो रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से आपको फाइल करना होगा। इसमें आपको 3 साल की जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपकी लाइबिलिटीज हैं, वो सब आपको कोर्ट के सामने रखनी होगी, और वाइफ साइड भी यही करेगी। कोर्ट जो है दोनों की इनकम को इवेल्युएट करेगा, देखेगा कि आप कितना कमाते हो, आपकी वाइफ कितना कमाती है, और उस हिसाब से जो है इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करेगा। अब इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट कितना हो सकता है, ये जो अमाउंट है 1/3 अमाउंट हो सकता है, जो भी टोटल अमाउंट इंटरिम मेंटेनेंस का है। सपोज 60,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट, सपोज आप कमाते हो 60,000 रुपए, उसका 1/3 जो है इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट बांध सकता है, यानी 20,000 रुपए तक कोर्ट बांध सकता है इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट, अगर वाइफ अर्न नहीं करती है। इंटरिम मेंटेनेंस को कम करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये दिखा देते कि आपकी लाइबिलिटीज है, यानी आपकी मदर आप पे डिपेंडेंट है, फादर आप पे डिपेंडेंट है, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, तब कोर्ट आप वो चीज कंसिडर करेगा। या फिर आप अपनी तरफ से जो आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो रही है सैलरी से, सपोज 60,000 सैलरी है बट इन हैंड आपको 50,000 ही आती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन कोर्ट कंसीडर करेगा। ये नहीं कि आप जानबूझ के पैसे कटवा रहे हैं, वो चीज नहीं कोर्ट कंसीडर करेगा। कई क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि वकील साहब अगर हम जॉब छोड़ देते हैं तब क्या होगा, तब तो कोर्ट नहीं फिक्स करेगा ना मेंटेनेंस। ऐसा नहीं होता। कोर्ट जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस बेसिस पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आंकलन कर लेगा, और उस बेसिस पे आपकी मेंटेनेंस जो है फिक्स हो जाएगी। तो जॉब छोड़ना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसे की जाती है इंटरिम मेंटेनेंस की कैलकुलेशन। और कैसे फिक्स होगा, 1/3 अमाउंट मोटा मोटा जो भी आप अर्न करते हैं वो लगा लीजिए, इंटरिम मेंटेनेंस जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसको कम कराने के तरीके मैंने आपको बता दिया, और सबसे रामबान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ये फाइंड करिए कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, सेक्शन 91 का प्रयोग कीजिए। वो डॉक्यूमेंट जो वर्किंग है जहाँ वो मंगवाइए ऑन रिकॉर्ड कोर्ट पे, तो वहां पे जो है इंटरिम मेंटेनेंस बिल्कुल कम से कम या जीरो भी हो सकती है। आपको बस इतना मालूम करना है कि आपकी वाइफ जो है कहाँ पे वर्किंग है अभी, और एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किस बैंक खाते में, बैंक अकाउंट नंबर बस पता होना चाहिए। आप जो है हैरान परेशान हो जाते हैं कि कैसे जो है बैंक डिस्क्लोज करेगा या कंपनी जो है मुझे डेटा देगी। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि वो कहाँ पे काम कर रही है, या बैंक डिटेल्स आपको पता है कहाँ पे काम कर रही है, तो आप सेक्शन 91 का प्रयोग करके सारी की सारी डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है मंगवा लेगा।
ज़्यादातर केसेस में मैजिस्ट्रेट वाइफ से डायरेक्टली ही पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पे काम करती हो। वाइफ साइड जो है सारी की सारी डिटेल्स आ जाती है ऑन रिकॉर्ड। मैनेजर और कंपनी के मैनेजर या बैंक के मैनेजर तक बात पहुँचती ही नहीं है। तो ज़्यादातर मामलों में वाइफ खुद ही डिस्क्लोज कर देती है अगर आपको मिनिमम डिटेल्स भी पता है इस बारे में। तो इसका प्रयोग जो है बहुत कम जो है आप करते हैं, तब भी मेंटेनेंस जो है हाई से हाई होती है। तो अब इसमें जब बैंक डिटेल्स आ जाएंगी वाइफ साइड की और इनकम डिटेल्स आ जाएंगी तो मेंटेनेंस कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे लंबी स्टेज के बारे में, वो है एविडेंस स्टेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि एविडेंस स्टेज काफ़ी लंबी हो जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन में कई डेट्स लग जाती हैं और फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन कई बार ख़त्म नहीं हो पाता तो अगली डेट हमें लेनी पड़ती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम कंस्ट्रेंट है। कई बार स्टेनो अवेलेबल नहीं होते, कई बार आपका मैटर ही लंच टाइम से पहले आता है। जैसे कल मेरे साथ हुआ, 1 बजे मेरा मैटर आया था और 1:30 बजे, आधे घंटे में मैं सिर्फ आधे घंटे का क्रॉस ही मैं कर पाया कल। तो जज साहब ने खुद ही डेफर करके एक डेट और दे दी। तो कई बार स्टेनो अवेलेबल नहीं होता, कई बार विटनेस अवेलेबल नहीं होते, कभी विटनेस के काउंसिल अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एविडेंस स्टेज है वो लंबी चल सकती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेज है एविडेंस स्टेज। अब इसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो इम्पॉर्टेंट है कि एविडेंस स्टेज ही ऐसी स्टेज है जहां से आप जो है ट्रुथ यानी दूसरे से सच्चाई निकलवा सकते हो अपने क्वेश्चंस के द्वारा। आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन ना हो, कि वाइफ जो है एक्सप्लेन करे नहीं, वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे केसेस में। कई बार वाइफ मैंने कल एक जो क्रॉस एग्जामिनेशन था, मैं एक एग्जांपल के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि कई बार वाइफ साइड जो है उसने एलेज किए कि मैंने 6 लाख रुपए गाड़ी के लिए दिए। मैंने वाइफ साइड से पूछा कि जो गाड़ी ली है वो तो हस्बैंड EMI उसकी पे कर ही रहा है, तो आपने कैसे पैसे दे दिए? तो उसने मेरे को कहा कि हमने जो है कैश पेमेंट की। फिर वहाँ पे मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपके पास कैश का देने का कोई प्रूफ है? उसने बोल दिया नहीं, बस। तो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब आया, मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया। मैं चाहता था उस पॉइंट पे वाइफ बोले और वो उसने किया, और उसके बाद जो मुझे जवाब चाहिए वो भी मेरे कंट्रोल में था। तो हर चीज़ मेरे कंट्रोल में थी और मैंने ये जो है कोर्ट के सामने एक चीज़ प्रूव कर दी कि वाइफ जो है गलत एलेज कर रही है। वो कह रही है उसने कैश दिया बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो फंस गई कि जब वो एलेज कर रही है कोई चीज़ तो उसके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे मारपीट हुई तो आप डॉक्टर के पास तो गए होगे ना, बोलेगी हाँ मैं गई। उसके बाद आप पूछोगे कि मेडिकल, आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपने मेडिकल तो कराया होगा, बोलेगी हाँ मैंने कराया था। आप मेडिकल का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, वहाँ पे फंस जाएगी क्योंकि मेडिकल का डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो वो नहीं ही बोलेगी कि नहीं है मेरे पास मेडिकल का डॉक्यूमेंट। तो आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि वाइफ किस हद तक झूठ बोल सकती है और वाइफ साइड जो है बिना किसी रीज़न के जो है छोड़ के गई। तो इस मामले में आप जितनी भी आपके साथ जो भी फेस्टिविटीज़ हुई हैं, अब मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स कल एग्जिबिट कराई वाइफ साइड की, और वहाँ पे मैंने जो है कोर्ट के सामने जब मेरी फाइनल आर्ग्यूमेंट होगी उसमें आऊँगा मैं, उसमें बताऊँगा कि जो वाइफ एलेज कर रही है एक तरफ डोमेस्टिक वायलेंस और अगले दिन ही फंक्शंस अटेंड कर रही है, घूम फिर रही है, तो ये चीज़ जो है कॉन्ट्राडिक्शन जो है पैदा करती है वाइफ के साइड के वर्जन पे। एक तो उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है और दूसरी तरफ जो है जज साहब को हम ये दिखा रहे हैं कि वाइफ जो है बिल्कुल ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, वो जानबूझ के आपको छोड़ के गई है, यही तो आपको प्रूव करना है। तो ये एविडेंस स्टेज में आपको ये सिनेरियोज शो करने होंगे, तभी जो है आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ ला सकते हैं ऑन रिकॉर्ड। अगली स्टेज आएगी आपकी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की, वो मैं अभी कवर करूँगा थोड़ी देर में। फाइनल आर्ग्यूमेंट से जाने से पहले मैं डिफेंस एविडेंस के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको जो है डिफेंस एविडेंस लीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज जो है हम बात कर लेते हैं। जनरली जो है डिफेंस एविडेंस जो है आपको तभी लीड करना चाहिए कि आपके जो क्रॉस एग्जामिनेशन में वाइफ ने कुछ चीज़ें एडमिट नहीं की हैं और आपके पास कुछ प्रूफ है उसको एडमिट
करने के लिए कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कोई ईमेल्स हो गई, या कोई ऐसा एविडेंस है जो आपके पास है और वाइफ साइड ने एडमिट नहीं किया, आपने कंफ्रंट भी किया क्रॉस एग्जामिनेशन में, तभी जो है डिफेंस एविडेंस आपको लीड करना चाहिए। अन्यथा डिफेंस एविडेंस लीड करने की ज़रूरत जनरली आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइफ साइड को बर्डन उस वाइफ साइड पे है कि वाइफ साइड अपना केस पहले प्रूव करे। अगर वाइफ साइड ही अपना केस प्रूव नहीं कर पा रही है तो डिफेंस एविडेंस लीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम थोड़ी देर में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब इतनी मेहनत करने के बाद, एविडेंस करने के बाद, अब आपका केस फाइनली आ पहुंचा है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हमेशा जो है आप रिटन फॉर्मेट में दीजिए, और जो भी आपकी समरी है, आपने एविडेंस में जो जो चीज़ें पूछी थी, जो जो चीज़ें वाइफ साइड ने एडमिट की है, सारी चीज़ों का ब्यौरा आप इस स्टेज पे अब को जज के सामने रख सकते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकला है आपके हिसाब से, एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आई हैं, वाइफ साइड क्या प्रूव नहीं कर पाई है, या वाइफ साइड ने क्या एडमिट कर लिया है आपके केस में, क्या वो बिना किसी रीज़न के गई है, क्या उसकी वो अर्निंग है, क्या वो खुद मेंटेन कर सकती है अपने आप को भी और बच्चों को भी, क्या उसका कोई रीज़न ही नहीं है, क्रूअल्टी वो प्रूव कर नहीं पाई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कोर्ट के सामने एज अ रिटन आर्गूमेंट रख सकते हैं। साथ साथ जजमेंट ज़रूर रखिएगा। मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं मेंटेनेंस की जजमेंट पे, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, तो वो सारी जजमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जजमेंट्स का यूज़ करके आप जो है फाइनली जो है अपना केस जो है आप ये रिटन आर्ग्यूमेंट्स करके अपना केस जो है बाहर निकाल सकते हैं। और अब रही बात अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, वैसे तो 1/3 अमाउंट होता है जो भी आप अर्न कर रहे हैं, बट ये सब फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया उससे कम से कम मेंटेनेंस हो सकती है, 1/3 से भी कम हो सकती है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में। और आर्टिकल्स को ज़रूर देखिएगा तो आपको और डिटेल्ड जानकारी मिलेगी अगर आप इस सब्जेक्ट में जो है और डिटेल में जानना चाहते हैं। बहरहाल वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो और ये नया फॉर्मेट कैसे लगा।